नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। आद्या, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन है। अपनी बेटी संगीता का फ़ोन आने पर शोभा ने अपनी 10 साल की नातिन को आवाज़ देते हुए कहा। वह दूसरे कमरे में टेलीविज़न देख रही थी। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह उठकर उसके पास आ गई और अपनी बात दोहराई। उफ नानी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, फिर आप क्यों मुझे बार बार कहती हो बात करने को? आद्या ने लापरवाही से कहा। शोभा उसके उत्तर को जानती थी, लेकिन वह अपनी बेटी संगीता को खुद उत्तर न देकर आद्या की आवाज़ स्पीकर पर सुनवाकर उससे ही दिलवाना चाहती थी, वरना संगीता उन पर इल्ज़ाम लगाती कि वही उसकी बेटी से उसे बात नहीं करवाना चाहती। फ़ोन बंद करने के बाद शोभा ने आद्या की मनोस्थिति पता करने के लिए उससे कहा, बेटा, वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। अभी उनकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि आद्या चिल्ला कर बोली, यदि उन्हें मेरी ज़रा सी भी चिंता होती तो वो इस तरह मुझे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ नहीं चली जाती। मेरी फ्रेंड वानिया को देखो, उसकी माँ उसके साथ रहती है और उसे कितना प्यार करती है। जब से मैंने माँ को फेसबुक पर किसी दूसरे आदमी के साथ देखा है, मुझे उनसे नफ़रत हो गई है। अमेरिका में मम्मा और पापा के साथ रहना मुझे कितना अच्छा लगता था, लेकिन मम्मा को पापा से झगड़ा करके इंडिया आते समय एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा। मैं पापा के बिना रहना चाहती हूँ या नहीं। पापा ने भी तो मुझे एक बार भी नहीं रोका, और फिर यहाँ आकर उन्हें भी मुझसे अलग ही रहना था, तो फिर मुझे पैदा करने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं जब अपनी फ्रेंड्स को अपने मम्मी पापा के साथ देखती हूँ तो कितना एम्बैरेस फील करती हूँ, आपको पता है? और वे सब मुझे इतनी सिंपैथी से देखती हैं जैसे मैंने ही कोई गलती की है। ऐसा क्यों नानी? मैं जानती हूँ मामा मुझसे फ़ोन पर क्या कहना चाहती है कि मैं अपने अमेरिका में रहने वाले पापा से कांटेक्ट करूँ ताकि वे मुझे अपने पास बुला लें और उनका मुझसे हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। उसके बाद वे मुझसे मिलने के बहाने अमेरिका आती रहे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि अमेरिका में रहने के लिए ही उन्होंने एनआरआई से लव मैरिज की थी। हमेशा तो फ़ोन पर मुझसे यही पूछती है कि मैंने उनसे बात किया या नहीं। लेकिन नानी, मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, मैं तो आपके पास ही रहना चाहती हूँ। मैं मम्मा से कभी बात नहीं करूँगी। मम्मा, आई हेट यू, आई हेट हर। नानी, आद्या ने एक ही सांस में सारा आक्रोश उगल दिया था और किसी अपने बिस्तर पर औंधी होकर रोने लगी। शोभा अवाक उसकी बातें सुनते ही रह गई कि इतनी छोटी उम्र में आद्या को हालात ने कितना परिपक्व बना दिया था। आद्या के तर्क को सुनने के बाद शोभा गहरे सोच में डूब गई। इतना समझाने के बाद भी कि अमेरिका में इतनी दूर रहने वाले लड़के के चरित्र के बारे में क्या गारंटी है? विवाह के निर्णय लेने के लिए सिर्फ फेसबुक की जान पहचान ही काफ़ी नहीं है। लेकिन उनकी बेटी संगीता ने एक नहीं सुनी थी और जिद करके उससे विवाह किया था। विवाह के साल भर बाद ही आद्या पैदा हो गई। उसके पैदा होने के समय शोभा अमेरिका गई थी, लेकिन सुख सुविधा की कोई कमी न होते हुए भी घर में हर समय कलह का वातावरण रहता था, क्योंकि राहुल की आदतें बहुत बिगड़ी हुई थी। उसके विवाह करने का एकमात्र उद्देश्य तो पत्नी के रूप में अनपेड मेड लाना था। एक दिन ऐसा आया जब संगीता 4 साल की आद्या को लेकर भारत उसके पास लौट आई। लेकिन संगीता को अमेरिका के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की इतनी आदत पड़ गई थी कि उसका अपना आईटी कंपनी की नौकरी से गुजारा ही नहीं होता था। 4 साल बिताने के बावजूद उसने अपने माता पिता को बताए बिना किसी बड़े बिजनेसमैन से दूसरी शादी कर ली। वह उससे विवाह करने के लिए इसी शर्त पर राजी हुआ कि वह अपनी बेटी को साथ नहीं रखेगी। धीरे धीरे उम्र के साथ आद्या को सारे हालात समझ में आने लगे और उसका अपनी माँ के लिए आक्रोश भी बढ़ने लगा, जिसकी प्रतिक्रिया औरों पर भी दिखने लगी। वह कुटित होकर अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने लगी। अपनी नानी से भी हर बात में तर्क करने लगी थी। स्कूल से आने के बाद वह घर में टिकती ही नहीं थी। उसकी अपनी कॉलोनी में ही 2-3 लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। उनके साथ ही सारा दिन रहती थी।
वहाँ रहने वाले परिवारों के लोग भी उसकी बदसलूकी की उसकी नानी से शिकायत करने लगे। तो शोभा को बहुत चिंता हुई, लेकिन वह समझाने से भी कुछ समझना नहीं चाहती थी। उसका व्यवहार जब सीमा पार करने लगा तो शोभा उसे एक काउंसलर के पास ले गई। उसने आध्या से बहुत सारे प्रश्न पूछे। उसका जीवन के प्रति नकारात्मक सोच देखकर उन्होंने शोभा को समझाया कि जोर जबरदस्ती उससे कोई कार्य न करवाया जाए और डांटने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। जहाँ तक हो सके उसे प्यार से समझाने की कोशिश की जाए। काउंसलर के कथन का भी आध्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसके बाद से वह शोभा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। जब भी शोभा उसे कुछ समझाती तो वह तुरंत कहती, आपको डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि मेरे मामलों में ज़्यादा दखल अंदाजी न करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मम्मा पापा ने मुझे अपने से अलग कर दिया है। आखिर मेरा कसूर क्या है। इतना कहकर वह रोने लगती और फिर खाना छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लेती। अपरिपक्व उम्र की होने के कारण इसे इस बात की समझ ही नहीं थी कि उसके इस तरह के व्यवहार से उसकी नानी कितनी आहत हो रही है। वे कितनी असहाय है। उसकी इस स्थिति की दोषी वे तो बिल्कुल नहीं है। शोभा ने उसे बहुत समझाया कि उसके नाना नानी है उसे संभालने के लिए। बहुत सारे बच्चों के तो कोई देखने वाला भी नहीं होता और अनाथ आश्रम में पलते हैं। इसके जवाब में आध्या बोलती कि अच्छा होता कि वह भी अनाथ आश्रम में पलती। कम से कम उसे अपने माता पिता के बारे में तो पता नहीं होता कि वह स्वयं तो मौज की जिंदगी काट रहे हैं और उसे दूसरों के सहारे छोड़ दिया है। शोभा आध्या का व्यवहार देखकर बहुत चिंतित रहती थी। उन्हें अपनी बेटी संगीता पर बहुत गुस्सा आता कि विवाह करने से पहले एक बार तो उसने अपनी बेटी के बारे में सोचा होता कि वह क्या चाहती है। आखिर वह उसे दुनिया में लाई है तो उसके प्रति भी उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है। कोई माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। उसके गलत कदम उठाने की सज़ा उन्हें भी और आध्या को भी भुगतनी पड़ रही है। जवाब में वह कहती कि वह आध्या के लिए कुछ भी करेगी, बस अपने साथ ही तो नहीं रख सकती। ज़्यादा समस्या है तो उसे हॉस्टल में डाल देगी। शोभा को उसकी बातें इतनी हास्यास्पद लगती कि उसकी बेटी की इतनी भी समझ नहीं है कि पहले के ज़माने में उपेक्षा नए ज़माने के बच्चे को पालना कितना जटिल है, और वह भी ऐसे बच्चे को जो सामान्य वातावरण में नहीं पल रहा। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे की सही परवरिश उसके माता पिता ही कर सकते हैं, और माँ बाप में अलगाव की स्थिति में किसी एक के द्वारा उसे प्यार और उसकी देखभाल के लिए उसे समय देना ज़रूरी है, वरना बच्चा दिशाहीन होकर भटक सकता है। केवल भौतिक सुख ही उसे सही पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होते। जिन बच्चों के माता पिता उन्हें बचपन में ही किसी न किसी कारण अपने से अलग कर देते हैं, वे अधिकतर बड़े होने पर सामान्य व्यक्तित्व के न होकर दब्बू, आत्मविश्वासहीन और आपराधिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। क्योंकि बच्चे जितना अपने माता पिता की परवरिश में अनुशासित बन सकते हैं, उतना किसी के भी साथ रहकर नहीं, बल्कि स्थितियों का लाभ उठाकर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और दया का पात्र बनकर ही आत्मसंतुष्टि महसूस करते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे विशेष स्थितियों को छोड़कर अपने किसी स्वार्थवश बच्चों को किसी के सहारे न छोड़े, नानी दादी के सहारे भी नहीं। बच्चा पैदा होने के बाद उनका प्राथमिक कर्तव्य बच्चों का पालन पोषण ही होना चाहिए, क्योंकि वे ही उन्हें प्यार दे सकते हैं।